Good morning, dear student. As in our last video, we have learned about the properties of colloids. And the first property of colloid we have learned, that is Tyndall effect. That means optical effect. What is the effect on light when it is passes through colloidal solution? जैसा आपको मैंने बता दिया था कि when white light is passes through the colloidal solution, the path become visible. दैट मीन्स कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और लाइट को स्कैटर्ड करने के बाद आपको वो पाथ उसका विजिबल होता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्काई अपीयर्स ब्लू. क्लियर? सो हमने टिंडाल इफेक्ट पढ़ा. इसके बाद हमने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज़ ब्राउनी मूवमेंट. As I have told that all the colloidal particles are charged in nature. सब में चार्ज होता है, इधर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. और इसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये सिमिलर चार्ज होने की वजह से कंटिन्यूसली मूव करते हैं जिग-जैग मोशन में एंड दैट जिग-जैग मोशन इज नोन एज ब्राउनी मूवमेंट एंड दैट जिग-जैग मोशन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स. ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी, तो आप ब्राउनी मूवमेंट लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं, सिमिलर चार्ज, और यू कैन एक्सप्लेन इट बाय द सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, देन दे मे नॉट बी combined with each other and do not get settled down. Next हम पढ़ रहे थे electrophoresis. Electrophoresis that means the movement of colloidal particle under the influence of electric field. मैंने आपको बताया था इस तरीके से U शेप की हम ट्यूब लेते हैं. If you want to know the charge of colloidal particle, we can use this U shaped tube and in which two electrodes are dipped positively or negatively charged. If colloidal solutions is positively charged, it will move toward the negative electrode, and if colloidal is negatively charged, it will move toward the positive electrode and get settled at opposite electrode. That is known as electrophoresis. क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इसमें इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस टर्म जो है वो हमने अपने सेकंड चैप्टर में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सुना है. ऑस्मोसिस दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. सिंपल, दैट इज ऑल्सो ऑस्मोसिस बट under the influence of electric field. Clear? Now the very important topic, that is coagulation और flocculation और precipitation. तीनों टर्म यहाँ पे दिए हैं, coagulation, flocculation and precipitation. That is very important but the very simple process. This process in which involve coming together of colloidal particles so as to change into large size particle which ultimately settle as a precipitate or float on surface. Means coagulation को अगर हम one word में कहें तो coagulation क्या है? Coagulation means settle down of colloidal particle, precipitation of colloidal particle. और दूसरे तरीके से हम कहें कि ये प्रोसेस जिसमें कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं. अगर उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसमें डालते हैं तो वो एक दूसरे के क्लोज आके लार्ज साइज का पार्टिकल फॉर्म करते हैं, देन इट सेटल डाउन, प्रेसिपिटेट हो जाता है. ठीक, और एग्जाम्पल से समझना चाहो तो सिंपल एग्जाम्पल है कोगुलेशन का, दूध, मिल्क, उसमें आप नींबू डाल दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा. जो टर्म हम यूज़ करते हैं कि वो फट जाएगा, दैट इज़ कोगुलेशन. कोगुलेशन हो जाएगा मिल्क का. जब उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे देन इट विल कोगुलेट, मीन्स वो फट जाएगा. ठीक है, क्या अपने आप तो नहीं फटता है, जब उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तब, या फिर जब उसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं या उसमें हम कोई सॉल्ट डालते हैं तब उसमें कोगुलेशन होता है. ठीक, तो इसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रोलाइट की. ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे. ब्लड वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आता है. आपने देखा होगा ब्लड कहीं पे भी अगर हमारी बॉडी में कट लग जाता है तो आप उसको दबाते हैं, दबा करके थोड़ी देर बाद वो खून अपने आप
निकलना बंद हो जाता है। बिकॉज़ हमारी बॉडी में ही बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन के है जो ब्लड के कोगुलेशन का काम करता है। मीन्स जहाँ पे चोट आपके लगी है वहाँ पे क्या होगा, ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, और जिससे कि ब्लड का फ्लो बॉडी से बाहर होना बंद हो जाएगा। देखा होगा ना, कहीं पे चोट लगती है तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे जो है ब्लड, जब वो चोट सूखती है तो ब्लड के ऊपर, स्किन के ऊपर जो है वो ब्लैक ब्लैक सी एक स्किन इकट्ठी हो जाती है, वो ब्लड कोगुलेट हो जाता है वहाँ पे। अगर ज़्यादा चोट आती है, ज़्यादा बड़ा कट लग जाता है, तब उसके लिए हम कोई ना कोई वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। जैसे बेसिकली अगर कहीं पे कट जाता है हम यूज़ करते हैं एलम, फिटकरी जिसको कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट अपने फादर को सेविंग करते हैं, कट लग जाता है तो वो एलम यूज़ करते हैं, एलम फिटकरी, जिससे कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है। बिकॉज एलम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ब्लड को एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे ही आप उस पर एलम अप्लाई करेंगे ब्लड का कोगुलेशन होगा और ब्लड उससे आगे निकलना बंद हो जाएगा। ठीक, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन is as to bring about complete coagulation is known as coagulation power या coagulation value। मीन्स पूरे 1 लीटर सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन को पूरा कंप्लीट कोगुलेशन करने के लिए जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट रिक्वायरमेंट इज नोन एज कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन वैल्यू। यहाँ पे कोगुलेशन पावर वैल्यू इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसको बहुत जगह यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि जो इम्प्योर वाटर होता है ये बहुत सारी जगह यूज़ होता है, इसलिए यहीं पर मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बता रही हूँ। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कि एलम इज़ यूज टू प्योरीफाई द वाटर। आपने सुना होगा कि एलम, फिटकरी को हम यूज़ करते हैं वाटर प्योरीफाई करने के लिए। बिकॉज कोई भी इम्प्योर वाटर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एनी इम्प्योरिटी इन वाटर, एयर एंड सॉइल दैट इज ट्रीटेड एज कोलाइडल पार्टिकल। इम्प्योरिटी जो वाटर में है वो कोलाइडल पार्टिकल है। जैसे ही आप उसमें एलम डालते हैं कोलाइडल पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, और सेटल हो जाएंगे तो आप उसको सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन से प्योर वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, एलम एडेड टू प्योरीफाई वाटर। सेकंड क्वेश्चन आता है डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा आपने एसएसटी में कहीं टर्म पढ़ा होगा, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा बेसिकली कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ गंगा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। जितनी भी रिवर्स हैं वो उनमें मडी वाटर होता है। मडी वाटर अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी वो लेकर के घूमता है, बहता है पानी। तो इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, कोलाइडल पार्टिकल हैं। ठीक है, जैसे ही वो सी में एंटर करता है रिवर वाटर या मडी वाटर, जैसे सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ जैसे ही मैच करेगा जितना भी कोलाइडल पार्टिकल है, जितना मड है, सैंड है, सब क्या है, कोगुलेट हो जाएगा और वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा जहाँ पे रिवर और सी दोनों मिल रहे हैं जहाँ पे। तो वहाँ पे जो एक एरिया फॉर्म हो जाता है दैट इज़ नोन एज डेल्टा। बिकॉज उसमें बहुत सारी ह्यूमस है, बहुत सारी इम्प्योरिटी ऐसी हैं जो कि फर्टाइल होती हैं, इसलिए डेल्टा की लैंड हमेशा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो कोगुलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। पेप्टाइजेशन में हम प्रेसिपिटेट से सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो रहा है। दोनों में ही इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ती है, बट सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो कोगुलेशन इज़ बेसिकली दूध का फटना, खून का जमना, या फिर आप ये कहें कि कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन हो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट एक पोर्शन और रह गया है आपका चार्ज वाले में, तो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन। ये आपका एनसीईआरटी का पोर्शन है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सा आयन एड्जॉर्ब होगा, कौन सा चार्ज आएगा। जैसे एक सिंपल केस हमने लिया कि व्हेन सिल्वर, ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 को आपने उसको ऐड कर दिया KI सॉल्यूशन में, तो किस
जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें कैसा चार्ज आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये AgNO3 और Ki की रिएक्शन होगी, बन गया AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक, अब सिल्वर आयोडाइड हमने किसको किस सॉल्यूशन में डाला है, पोटेशियम आयोडाइड। तो ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम आयोडाइड ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है उसका, तो सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा आयोडाइड आयन को, और पूरा जो आयोडाइड आयन यानी कि I नेगेटिव एड्जॉर्ब हो गया, तो पूरा का पूरा पार्टिकल कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर। अब अगर हम वही प्रोसेस दूसरा कर रहे हैं कि Ki सॉल्यूशन को हमने ऐड किया AgNO3 में, उल्टा पहले AgNO3 को Ki में डाला, मतलब AgNO3 कम है Ki ज़्यादा है। अब Ki को हमने डाला AgNO3 में, Ki कम AgNO3 ज़्यादा, तो ऑब्वियसली क्या प्रिपेयर होगा, Ki और AgNO3 की रिएक्शन हुई, सिल्वर आयोडाइड फॉर्म हो गया। अब ज़्यादा क्या है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में ज़्यादा है Ag+, तो एड्जॉर्प्शन ऑफ Ag+ होगा और सॉल्यूशन कैसा प्रिपेयर हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। देखो एक में AgI I नेगेटिव, AgI Ag पॉजिटिव। ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन। जब हम सोचते हैं कि चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पे कहाँ से आता है, तो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पे जो उसके लिए 2-3 थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा एडॉप्टेड थ्योरी है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। वो डिपेंड करता है कि उसको किस सॉल्यूशन में हमने डाला है, जो सॉल्यूशन डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम में कौन सा आयन ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर। FeCl3 को हमने एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज सोल बनेगा। किस तरीके से बनेगा, FeOH होल थ्राइस बनेगा ऑब्वियसली, FeCl3 प्लस H2O क्या बन गया, FeOH होल थ्राइस, यानी कि ये Fe2O3.XH2O बन सकता है ना। ठीक, अब ये किस में डाला हमने, हॉट वाटर में डाला है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ Fe+3 आयन। ठीक, यहाँ ये Fe+3 को एड्जॉर्ब कर रहा है। अगर हम फेरिक क्लोराइड को NaOH में डालते हैं, तो NaOH में डालेंगे तो OH नेगेटिव को एड्जॉर्ब कर देगा अपने सरफेस पे और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये थ्योरी है आपकी प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन की। ठीक, इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन का ही टर्म है। इफ़ FeCl3 इज एडेड टू हॉट वाटर, किस तरीके का सोल प्रिपेयर होगा। ठीक, व्हेन FeCl3 इज एडेड टू NaOH, किस तरीके का सोल प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान रखना है कि जिसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम में कैसा चार्ज है। यहाँ डिस्पर्जन मीडियम में कोई चार्ज नहीं, हॉट वाटर है, इसलिए उसने Fe+3 को एड्जॉर्ब किया अपने सरफेस पे। जनरली कॉमन आयन को एड्जॉर्ब करता है। ठीक, अब क्योंकि आप पूछेंगे कि Cl को क्यों नहीं एड्जॉर्ब किया, कॉमन आयन को एड्जॉर्ब करता है हमेशा। ठीक है, तो Fe+3 को एड्जॉर्ब करेगा, तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन इस तरीके से फॉर्म होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।